Hello students, I am Dr. महिमा गुप्ता from SD Government College ब्यावर। लास्ट वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स बनाते समय हम व्ययों का बंटवारा किस तरीके से करते हैं। व्ययों का बंटवारा करने के बाद हमारे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L अकाउंट में हम उन व्ययों को ट्रांसफ़र करते हैं और उसके आधार पर हम ट्रेडिंग और P&L अकाउंट से प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को आपस में माल और सेवाओं का हस्तांतरण भी करते हैं। तो हम डिपार्टमेंट्स का जो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो हमें उस एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को जो भी ट्रांसफ़र किए गए हैं, चाहे वो माल का हो चाहे सेवाओं का हो, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए और उनका समायोजन, उनका लेखा करने के बाद ही हम किसी भी डिपार्टमेंट के सही प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये जो होता है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को माल एवं सेवाओं का हस्तांतरण, उसे हम अंतर विभागीय हस्तांतरण इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र के नाम से जानते हैं। ये जो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र होता है, इसका लेखा पूरे वर्ष पर्यंत किया जाता है और इसके लिए एक अलग लेखा पुस्तक मेंटेन की जाती है और लास्ट में जब हम फाइनल अकाउंट बनाने का काम शुरू करते हैं उस समय उन लेखा पुस्तकों से किस विभाग के द्वारा किस विभाग को कितना माल भेजा गया है, कितना रिसीव किया गया है, इस तरीके की टोटल लगा ली जाती है और उस टोटल के आधार पर ही रिसीवर डिपार्टमेंट और सेंडर डिपार्टमेंट, जिसने माल भेजा है और जिसने माल प्राप्त किया है, उन दोनों डिपार्टमेंट्स के ट्रेडिंग इन P&L अकाउंट में हम इसकी एंट्री करते हैं। एंट्री किस तरीके से की जाती है? जिसने माल रिसीव किया है उस डिपार्टमेंट के अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, उस डिपार्टमेंट के ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट किया जाता है और जो उस डिपार्टमेंट ने माल भेजा है उस डिपार्टमेंट के ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री है हमारी रिसीवर डिपार्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गिवर डिपार्टमेंट और सेंडर डिपार्टमेंट। यानी हम इस तरीके से एंट्री जो करते हैं, इसमें जिस डिपार्टमेंट ने माल रिसीव किया है उसके लिए एज ए परचेज ट्रीट हो गया और जिस डिपार्टमेंट ने माल भेजा है उसके लिए एज ए सेल ट्रीट हो गया। तो परचेज और सेल्स की जिस तरीके से हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री करते हैं, ठीक उसी तरीके से ये एंट्रीज़ भी की जाएगी और उनके रिलेटेड अमाउंट वाले कॉलम में हम उसका अमाउंट लिख देंगे। ऐसा करने के बाद हमारे पास ये प्रश्न उठता है कि ये जो एंट्री है वो किस मूल्य पर की जाए। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कॉस्ट पर भी हो सकता है और ट्रांसफ़र प्राइस पर भी हो सकता है, जो कि कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने के बाद में ज्ञात किया जाता है। तो कॉस्ट पर यदि ये इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र किया गया है तो ऐसी स्थिति में इसे सेल की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। यानी यह जब हम विक्रय अनुपात ज्ञात करते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में बात की कि हमने जो एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो सेल्स रेशियो हमने काम में लिया, उस सेल्स रेशियो की कैलकुलेशन में इस तरीके के इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र को शामिल नहीं करेंगे, यानी उसे विक्रय नहीं माना जाएगा यदि ये लागत मूल्य पर है तो। और लागत मूल्य पर यदि है तो केवल हमारी इस एंट्री के द्वारा ही इसका समायोजन पूर्ण हो जाता है। लेकिन यदि हमने जो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र किया है वो विक्रय मूल्य पर किया है, जो कि कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने के बाद हमें प्राप्त होता है, यदि हमने उस मूल्य पर इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र किया है तो ऐसा इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र किस में शामिल होगा? सेल्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। और जब भी हम विक्रय मूल्य के आधार पर हम कोई भी एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, तब जो रेशियो कैलकुलेट करेंगे उसमें विक्रय में ऐसे इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र को ऐड कर दिया जाएगा। जिस डिपार्टमेंट में भेजा है उसके विक्रय मूल्य में इस राशि को हम ऐड करके ही कुल विक्रय की राशि ज्ञात करके वो रेशियो कैलकुलेट करेंगे। बात आती है कि ट्रांसफ़र प्राइस पर या सेलिंग प्राइस पर हमने जब इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र किया है तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि सपोज़ ए डिपार्टमेंट में बी को यदि माल भेजा है और वो 100 रुपये के माल को 25 रुपये प्रॉफिट जोड़कर यानी 125 रुपये पर भेजा है, तो यदि बी डिपार्टमेंट उस पूरे माल को सेल आउट कर देता है तब तो हमें वो 25 रुपये वसूल हो गए, यानी
25 रुपये का प्रॉफिट बिजनेस ने अर्न कर लिया। लेकिन यदि उस 100 रुपये के माल में से कुछ हिस्सा, सपोज 50% पार्ट उसका, यानी 50 रुपये का माल यदि बी डिपार्टमेंट के पास रिमेनिंग रह जाता है एट द एंड ऑफ ईयर अनसोल्ड स्टॉक के रूप में, तो क्या हुआ इसका इफेक्ट? उस 50 रुपये की माल की वैल्यू कितनी है? 50 है उसकी कॉस्ट, लेकिन हमारी बुक्स में वो कहाँ शो कर रहा है, कितने अमाउंट पर शो हो रहा है? 62.5, है ना, यानी 12.5 रुपये का प्रॉफिट हमारे बुक्स में हमने ऐड कर लिया है, जो कि हमने अभी तक रिसीव नहीं किया है। क्योंकि पूरा ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है, उसी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स का हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, और माल चूँकि अभी भी हमारे यहाँ पड़ा हुआ है और हम उसे किस पे दिखा रहे हैं? विक्रय मूल्य पर, जबकि माल को हमें किस पे दिखाना चाहिए? कॉस्ट पर। माल हमें, जब तक हमें लाभों की वसूली नहीं हो जाती तब तक हम उन लाभों को हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं। ये कौन सी अवधारणा है? रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव, है ना। तो कंजर्वेटिव अप्रोच के अनुसार हम क्या करते हैं? प्रॉफिट्स जब तक हमें रियलाइज़ नहीं हो जाते हैं, वसूल नहीं हो जाते हैं, जब तक हम उनको अर्न नहीं कर लेते हैं, तब तक हम उन्हें शो नहीं करते हैं। तो ये 12.5 रुपये का प्रॉफिट हमारी बुक्स में शो हो रहा है, जिसके लिए हमें एक रिज़र्व बनाने की आवश्यकता है, जिसका नाम है प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, या रिज़र्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, या स्टॉक रिज़र्व, किसी भी नाम से हम इसको जान सकते हैं। इन तीनों ही नामों से इसको जाना जाता है। तो ये एक प्रोविज़न बनाया जाता है न वसूल हुए लाभ के लिए आयोजन के नाम से। इसे कहाँ से चार्ज किया जाता है? जनरल P&L अकाउंट से। एट द एंड ऑफ ईयर हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, कौन सा? जो एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को भेजा है उसमें से जो हिस्सा बचा है, और कब? जब उसने विक्रय मूल्य पर भेजा है, तो उस डिपार्टमेंट की, जिसने भेजा है उस डिपार्टमेंट की जो वो GP रेट होगी, उसके आधार पर इसकी राशि की कैलकुलेशन की जाएगी। ठीक है, इस राशि की कैलकुलेशन करने के बाद हमारी एंट्री होगी जनरल P&L अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। ठीक है, ये एंट्री करने से क्या हुआ? हमारे P&L अकाउंट से हमने 12.5 रुपये, जो मैंने अभी आपको बताया एग्जाम्पल में, उस अमाउंट से हमारा P&L क्या हुआ? डेबिट हो गया, यानी हमारा प्रॉफिट 12.5 रुपये से कम हो गया। ठीक है, और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमने हमारे स्टॉक को लागत पर लिखा है। ये जनरल P&L अकाउंट से एंट्री की जाती है। नेक्स्ट ईयर इसी की रिवर्स एंट्री की जाती है, क्योंकि इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर इसी की रिवर्स एंट्री होगी, तो हमारा प्रोविज़न हो जाएगा डेबिट और जनरल P&L हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरीके से करने के बाद हम एग्जैक्ट सही प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर ये एडजस्टमेंट हम नहीं करते हैं तो हमारा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L अकाउंट जो है वो प्रॉफिट जो शो करेगा वो क्या होगा? सही स्थिति को नहीं दर्शाएगा। यानी हमें इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र के समय ये बात ध्यान रखनी है कि इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र किस मूल्य पर किए गए हैं। यदि वो लागत मूल्य पर है तो हमें केवल एक ही एंट्री करनी है, जो भेजने और पाने की एंट्री है। लेकिन यदि हमने हस्तांतरण जो विक्रय मूल्य पर किया है, तो भेजने और पाने की एंट्री के अलावा हमें प्रोविज़न बनाने की एंट्री करनी पड़ेगी। न वसूल हुए लाभ के लिए भी हमें एक रिज़र्व बनाना होगा, और वो रिज़र्व जो भेजने वाले डिपार्टमेंट की GP रेट है उसके आधार पर कैलकुलेशन किया जाएगा। लेकिन स्टॉक कौन सा काम में लिया जाएगा? जो स्टॉक पाने वाले डिपार्टमेंट के पास भेजने वाले डिपार्टमेंट से आए हुए माल का शेष है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि A डिपार्टमेंट ने B डिपार्टमेंट को माल भेजा था, कितना? 25% प्रॉफिट जोड़कर। तो अब B डिपार्टमेंट के पास A डिपार्टमेंट से आए हुए माल का जो भाग, जो वैल्यू का माल पड़ा है, यानी 62.5 का जो माल पड़ा है उसमें, तो 62.5 मल्टीप्लाइड विथ रेट 25 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस 125, तो 1/5 जिसे हम कह सकते हैं, तो 1/5 यानी 20%, तो 62.5 का 20% यानी 12.5 रुपये से ये एंट्री की जाएगी। एंड नेक्स्ट ईयर दिस एंट्री विल बी रिवर्स एंट्री हो जाएगी कि प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू जनरल P&L अकाउंट। और यदि किसी संस्था में जनरल P&L अकाउंट बनाने की परंपरा नहीं चल रही है, तो ऐसी स्थिति में जो उससे रिलेटेड विभाग है, जिसका वो प्रॉफिट है जो अनरियलाइज्ड रह गया है,
उस अकाउंट के P&L से इसे चार्ज किया जाएगा। आई होप कि आपको इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किस तरीके से हम प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बनाते हैं, इसके बारे में मैंने आपसे बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।